जी डॉक्टर साहब खान जी। जी जी आ रही है आवाज आ रही है। जी सर आवाज़ आ रही है। स्क्रीन एनेबल कर दें। कर दिए, चेक कर लीजिए। नहीं है, अभी नहीं हुई, स्क्रीन एनेबल नहीं हुई। एक सेकंड। जी नहीं हुई, स्क्रीन नहीं, स्क्रीन एनेबल नहीं है। स्क्रीन एनेबल नहीं है प्लीज। जी जी स्क्रीन एनेबल नहीं हुई। सर ये गलती से मरियम कामी होस्ट बन गए काइंडली ये आप ज़रा जो है वो मुझे होस्ट वापस कीजिएगा। अच्छा एक सेकंड सर। लीव करके दोबारा। मरियम मरियम आप डिसेबल कीजिएगा अपने आप को, फिर दोबारा क्लिक कर लें, ऑन कर लें। जी नहीं हुई अभी। लग गई है मरियम कामी के नाम से काजिम। मरियम मरियम काजमी है। मरियम काजमी डिसेबल करें जरा। मरियम काजमी किस तरह से होस्ट होगी? मरियम डॉक्टर अतीक साहब, आपके पास अगर मरियम का कांटेक्ट हो तो उसे कॉल कर सकते हैं। ये हमारी स्टूडेंट मरियम नहीं है, हाँ कोई और मरियम है। ये हाँ हमारी ही है। हाँ, हाँ, वही है। जरा उसको कहो सिर्फ माइक ओपन करे, हो सकता है उसको सिस्टम का पता ना हो। उसने कर दिया डॉक्टर साहब, उसने कर दिया नहीं अभी तक नहीं। वो तो उसने होस्ट, अच्छा नहीं होस्ट अभी वही है। अच्छा ये मीटिंग अगर मैं एंड करूं तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं? कोई टेक्निकल बता दें। सर अगर ये इशू है तो प्लीज आप जस्ट उसे रिमूव करें और फिर उसका होस्ट खत्म हो जाएगा ऐसे, और बाकी जो पार्टिसिपेंट है उन पे इफेक्ट नहीं होगा। रिमूव तब करेंगे जब हम कर सकते हो ना, ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास।
होस्ट वो होस्ट भी कर वो सकता तो है। सिर्फ होस्ट ही कर सकते हैं। ये इशू है क्योंकि होस्ट अब तो वो मेजबान है। जी जी सर, मुझे भी समझ आ गई। मेजबान को घर से निकालना मुश्किल है। शायद अब होगी। जी डॉक्टर साहब, हो हो गया। गया, रिक्लेम पे आ गया, देखते हैं। चल अभी डिसेबल नहीं हुआ, स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल्ड है अभी। जी अब आप ट्राई कर लीजिएगा, हो गया, होस्ट टाइम। जी बिल्कुल आ ऑडियंस गई। बहुत माजरत। मेरी तरफ से भी माजरत, और ये टाइम बड़ा ले गई ये तो खैर, ये टेक्नोलॉजी के मसाइल हैं। जी, तो अब मैं पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखने में ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी एक डायग्राम नजर आ रही है, लेकिन आप 1 मिनट में इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जिससे हम जो मुश्किल है मॉडलिंग की उसकी बात करके तो फिर मैं एंड ओवर कर दूंगा अतीक साहब की तरफ। ये कर्सर सबको नजर आ रहा है, कर्सर की मूवमेंट? डॉक्टर जी साहब, सर, आ रही। जी, तो ये ह्यूमन सेल्फ की बात हो रही है कि इसके 4 दर्जात हैं, इसका नफ्स या इसकी रूह या इसकी जो बुलंदी है। ये इंसान जो है ये नबातात की तरह भी है, या उससे बुलंद जो है ये हैवानों की तरह है, या उससे बुलंद जो है ये इंसान है, या उससे बुलंद जो है ये इलाही है। ये जो इसके दर्जात हैं, अभी इस मौजू पे जाना मुश्किल है। अलबत्ता ये जो दूसरा कॉलम नजर आ रहा है सामने, ये इसमें ये जो इंसान का जो नबाती वजूद है कि वो खाता पीता है और डाइजेस्ट कर सकता है, वो रिटेन करता है, वो ग्रो करता है, मर जाता है, ये जो उसका है ऐसा ही है जैसा कि वो हैवान करते हैं। लेकिन हैवान की कुछ एबिलिटीज ये जो यहाँ पे मौजूद है, ये एबिलिटीज कि वो सुनता है, देखता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, टच करता है। ये जो एबिलिटीज है इंसान की, वो हैवान में भी मौजूद है, इंसान में भी मौजूद है। तो यही 5 जो एबिलिटीज हैं जो हैवान और इंसान में मुश्तरक है, कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स में ये बुनियाद है डेटा की, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज को एम्पिरिकली इन 5 चीज सोर्सेज को लेकर। जबकि जो आपके जितने भी डिवाइन रिलीजन्स हैं या नॉन डिवाइन रिलीजन्स हैं, वो इन 5 जो सोर्सेज हैं इनसे ज्यादा सोर्सेज से इल्म हासिल होने के कायल हैं। तो बस इतनी सी बात, आगे मजीद चलेंगे, किसी नेक्स्ट में इस पे बात मजीद हो सकेगी। फिर ये इंसान जो है ये क्या है, इंसान अक्ल की बुनियाद पे इंसान कहलाता है। गोया ये नीचे वाली जो एबिलिटीज की बात हुई, ये चाहे नबात वाली हो या हैवानों वाली हो, ये तो उनमें होती है, लेकिन उनमें अक्ल नहीं होती। अक्ल क्या है कि वो गौर फिक्र करे, वो अंडरस्टैंड करे चीजों को, वो इल्म ट्रूली जिसको इल्म कहा जाता है वो करे, उसकी ये एबिलिटीज हैं। और अगर उसके अंदर ये एबिलिटीज नहीं है या वो ये एबिलिटीज यूज नहीं कर रहा, तो बेशक वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इकोनॉमिस्ट हो, वकील हो, जज हो, वो कोई सियासतदान हो, अगर अक्ल यानी कि इंसान का जो इम्तियाज है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो जो उसका इल्म होगा, जो चीज वो दे रहा है, जो चीज पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो किस सतह पे शुमार की जा सकती है और कितनी काबिल इस्तेमाल हो सकती है इंसानियत के लिए, और कितनी जो है वो काबिल अमल हो सकती है। अच्छा, तो इसके बाद ऊपर की सतह है, सबसे ऊपर वो डिवाइन सेल्फ है, नफ्स इलाहिया है, जिसकी सिफात जो है वो हर एक में नहीं होती, चंद एक में होती है। तो अब इस तरफ अगर आप देखेंगे, ये जो 4 बातें नजर आ रही, 4 बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये वो 4 अकदार हैं, सॉरी फैकल्टीज हैं जो इस इंसान के इस नफ्स के अंदर या रूह के अंदर मौजूद होती है। हम रूह को, जिस्म एक है लेकिन रूह भी उसके अंदर एक है, मगर ये रूह की 4 कुव्वतें हैं, और इन 4 कुव्वतों की ही वजह से दुनिया की तमाम खराबियां पैदा होती हैं, और इन्हीं 4 कुव्वतों से दुनिया की तमाम खूबियां पैदा होती हैं।
और उनकी जो मरकजी अकदार 4 हैं वो ये यहाँ पे दी गई हैं। अगर आप इस कर्सर को देख सकते हैं साथ साथ, तो ये है, ये पावर ऑफ इंटेलेक्ट से विजडम जैसी हिकमत यानी पैदा होती है, पावर ऑफ पेशेंस से इफ़्फ़त पैदा होती है, पावर ऑफ एंगर से शुजाअत पैदा होती है, और पावर ऑफ इमेजिनेशन से अदालत पैदा होती है। ये कहाँ से पैदा होती है? ये मॉडरेट करने से पैदा होती है। ये मॉडरेशन जो है, इसी को इक्तिसाद कहते हैं, और इसी के इल्म का नाम इक्तिसादियात है, यानी इकनॉमिक्स है। हकीकतन इक्तिसादियात इल्म है फैकल्टी की जो पावर्स है इंसान के मादी वजूद के अंदर, उनको मॉडरेट करना। अगर कोई शख्स ये करने में कामयाब हो जाए, तो यानी मॉडरेशन करने में कामयाब हो जाए, थ्रू करिकुलम, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू टीचिंग, थ्रू मोटिवेशन, जिस तरह से भी हो, तो वो कमाल को पाएगा, वो कुर्ब इलाही को पा सकेगा। बस यहाँ पे मेरी बात ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पे मॉडलिंग के लिए कि आपने देख लिया होगा कि जो कन्वेंशनल मॉडल्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, और मसलन यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन जो ये वाले डिवाइन मॉडल्स हैं, इनमें आपको कुछ और पैरामीटर्स और रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस वगैरह अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे आप इस तरह की जो अभी मैंने आपको जो ग्राफ सामने दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ के मुताबिक आप थ्रू रिस्ट्रिक्शंस प्रिडिक्ट कर सकें जो ह्यूमन बिहेवियर है इकोनॉमी के अंदर। तो ये इसका मसला है, और इस पे अब डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर अतीक रहमान साहब अपना कमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह वक्त हुआ तो फिर किसी और वक्त में ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, यूटिलिटीज फंक्शन ऑफ सो एंड सो। जितनी भी चीज़ों से इंसान को कोई इफादा या यूटिलिटी हासिल होती है, तो इसको हम मॉडल फॉर्म में यूँ लिखते हैं। ये जो डिवाइन मॉडल है, इसमें हम ह्यूमन इंटरडिपेंडेंस को लेके आते हैं, और उसके मॉडल्स, उसके वेरिएबल्स की बात करते हैं, और उस वेरिएबल में जैसे मैंने कहा था कि हम हयात तय्यबा असल में जो है लाइफ, और लाइफ के बजाय हयात तय्यबा। तो हयात तय्यबा जो है वो खुदा के करीब करने वाली हयात है, और वो इसी दुनिया में रह के होनी है, गोया इसी मुल्क में रहते हुए होनी है। और 22 अरब लोगों की रिक्वायरमेंट है। वो कैसे, वो पहले तो उसे हम जानते हो तो तब होगी, फिर उसको सभी अप्लाई करना चाहें, उसको राइज करना चाहें, तो ये आखिरी मेरे 2-3 जुमलों में ये सिमट जाएगा। ये फिलॉसफी मैंने एक जगह पे जमा कर दी डिवाइन इकोनॉमिक्स की, कि एक फर्द जो है इंडिविजुअल, उसकी नेचुरल जो सोचने और करने की जो डोमेन्स हैं, वो कुछ वैल्यूज को इम्पॉर्टेंट कर लेती हैं, और यहाँ हमने सिर्फ यूनिवर्सल टाइप वैल्यूज की ये लिस्ट दी है। इन वैल्यूज पर मबनी जो जिंदगी है, वो जितनी वैल्यूज ज्यादा होगी किसी इंसान के बिहेवियर में, इतना ही वो हयात तय्यबा जैसी कैफियत पे होगा। और अगर ये वैल्यूज कम होगी तो वो महज हयात होगी, और वो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स की हयात होगी। यानी कि रिस्क जो है 313 किस्म का अगर है, तो उसमें से एक किस्म का रिस्क जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स का जेर बहस है, उस हयात की बात हो रही होगी। लेकिन जो 312 दूसरी तरह के रिस्क हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए आपको इन सारी डोमेन्स और ये जो फिलोसॉफिकल डायमेंशंस जो डिवाइन मॉडल में लाई गई है, इनका इल्म हासिल करना होगा। इनको मॉडल की थ्योरेटिकली देखने के बाद फिर इसको हयात तय्यबा के साथ रिलेट करना होगा, तो ये डिवाइन इकोनॉमिक्स बनेगी। अगर हयात तय्यबा से रिलेटेड नहीं है, तो ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स है। और इस यहाँ से आगे डॉक्टर अतीक रहमान साहब, तो माशाल्लाह इकोनॉमेट्रिक्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, तो वो इंशाल्लाह यहाँ से आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और कमेंट करेंगे। जी डॉक्टर अतीक साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर अतीक साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, आप स्क्रीन कौन शेयर करेंगे? आप निसार साहब, आप खुद शेयर करेंगे स्क्रीन? नहीं, वो दूर है मुझसे, हम एक जगह पे नहीं है, तो होस्ट बना वही दें, शेयर करें। आप होस्ट बना दें।
कैसे होगा? ये होस्ट शेयरिंग कैसे, होस्ट कैसे बनाएंगे उनको? उनकी तस्वीर के राइट साइड पे 3 वो होंगे, वहां पे जाके या पार्टिसिपेंट पे क्लिक करें, जी पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया। उसके बाद उनकी आईडी में जाएं, मोर पे, वहां पे ऑप्शन आएंगे मैक होस्ट, मोर पे, ठीक है, मोर पे 3-4 ऑप्शन और आएंगे, मैक होस्ट, बैक होस्ट, ये ठीक है, ये हो गया, ठीक हो गया। ये डॉक्टर अतीक साहब आप होस्ट हो चुके हैं। Okay, thank you, sir. Not yet, sir. ठीक है। हाँ ये लीजिए, अब होगी। No. अब यहाँ से तो हो चुके हैं। अहमद खान, ये अहमद खान कौन है? ये जो अहमद खान है ये अपने आप को होस्ट से कल पर उठाएंगे। ये सर कोई और हो गया। अच्छा। ये ग्रुप में कोई है जो इन चीजों का एक्सपर्ट हो? सर है तो सही, लेकिन जो है ना होस्ट हो चुका है, उसके बाद जो है ना वो नहीं ले सकता। नहीं, होस्ट तो मैंने चेंज कर दिया उनको, अब वो Now host Ahmed तो- Khan साहब is host. हाँ Ahmed Khan साहब अगर चेंज करेंगे तो फिर मेरे पास आएगा। हाँ ये Anyway, ये जब तक अहमद खान साहब करते हैं मैं अपनी जी स्पीच जी को बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू करता हूँ। बेहतर होगा। ये हमदानी साहब ने बतला दिया और उससे पहले मेरे ख्याल में डॉक्टर इलियास साहब ने भी इंट्रोडक्शन में बतला दिया। मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का, एमएससी मेरा मैथमेटिक्स में है। So I was very enthusiastic in mathematics, and once I was having some biologist with me. तो हम लोग एक घर में गए, तो वहां पे सामने एक पिक्चर लगी हुई थी बड़ी खूबसूरत सी। उसके ऊपर एक लेपर्ड था जो दरख्त पे बैठा था, चीता। तो दरख्त पे था और बड़े खूबसूरत सा दरख्त, और लेपर्ड भी एक खूबसूरत क्रिएचर है अल्लाह ताला की। All the things were looking very beautiful. तो वो मेरा जो बायोलॉजिस्ट दोस्त था वो ये कहने लगा कि देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, एवरीवेयर इज बायोलॉजी, यहाँ पे वो कोई रोल नहीं है मैथमेटिक्स का। तो मैंने कहा कि यहाँ से अगर मैथमेटिक्स को निकाल दें तो शायद ये सीनरी आपको इतनी खूबसूरत ना लगे। वो जो सीन है वो खूबसूरत तब फील होता है जब आपने उसका एक खूबसूरत फ्रेम, जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसमें डाला हो, और अगर वो जिग जैग सा हो, हर साइड से हर कॉर्नर से कुछ वो कर्व्स बनी हो, तो फिर वो अजीब से ही लगेगा, वो कोई मजेदार सीनरी नहीं होगी। तो even if something which is looking totally relevant to biology, उसके अंदर मैथमेटिक्स का काफी ज्यादा रोल हो सकता है। अगर ये अच्छा, अगर ये हॉस्टशिप वापस डॉक्टर इलियास के पास चली गई तो प्लीज। अच्छा, नाउ आई एम द होस्ट। चले मैं आपके साथ वो शेयर कर लेता हूँ अब स्क्रीन। Is it visible now? जी जी बिल्कुल। अच्छा, यस सर। तो ये इस किस्म की पिक्चर थी। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द सेम पिक्चर व्हिच वाज देयर इन दैट हाउस, लेकिन इसी तरह की कोई पिक्चर थी, लेपर्ड और बड़ा खूबसूरत सा। अब आप इसी को पिक्चर को जरा ये देखें, ये कट लगे हुए और सिमेट्री इसकी खत्म हो गई। अब ये कैसी फील हो रही है? मैथमेटिक्स का हर जगह पे रोल होता है, मैथमेटिक्स को निकाल दें तो फिर ब्यूटी खत्म हो जाती है। अच्छा, अब अगर हम सोशल साइंसेज की बात करें तो उसमें से अगर आप मैथमेटिक्स को निकाल दें तो बाकी क्या बचता है? ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग
ऐसे नजरियात, ऐसी बातें जिनका आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। और अगर हम इनसे पॉलिसी लेसन ड्रा करना चाहें तो वो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। और यहाँ पे फिर इस कन्फ्लिक्ट में से आप लोग वो डिसीजन कैसे चूज करोगे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो। तो मैथमेटिक्स हेल्प के लिए आएगा तो फिर हम लोग चूज कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बतलाता हूँ। एक थ्योरी है, अभी आप ये देखिए, मैंने काफी सारी यहाँ पे थ्योरीज लिखी है, इनमें से जो थ्योरीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आप ये फील करेंगे कि शायद यही सही है। पहली बात, ये मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये तो आम सी बात है, पैसे होंगे तो खुश रहेंगे लोग, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट यू विल बी इन ट्रबल टू कीप इट सेफ। मेरी जेब में अगर 2 लाख रुपया है, मैं यहाँ से कराची ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे हर वक्त ये फिक्र होगी कि भाई ये मेरे पैसे गुम ना हो जाए, तो मैं सुकून से सो नहीं सकूंगा। और इस तरह के, अगर मेरे पास सिर्फ 2000 रुपया पॉकेट में पड़ा है तो फिर आसानी से जहां मर्जी चले जाओ, वही चले गए तो क्या परवाह है। इसका क्या मतलब है, जो सुकून है वो शायद मनी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। जितनी ज्यादा मनी होगी उतनी हम ज्यादा ट्रबल में होंगे। अच्छा, तीसरी थ्योरी ये है कि मनी अलॉन्ग विद अदर मटेरियल फैक्टर्स, सिर्फ पैसा हो, बहुत सारे पैसे हो, लेकिन कोई देखने वाला सुनने वाला ना हो, कोई दोस्त रफीक ना हो, तो फिर इंसान खुश नहीं हो सकता। तो तीसरी थ्योरी ये है कि मनी अलॉन्ग विद अदर मटेरियल फैक्टर्स ब्रिंग हैप्पीनेस। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो ये फील होता है कि शायद ये भी रीजनेबल बात है, ठीक है। अच्छा, अब इससे अगली बात, विद मनी यू कैन बाय एवरीथिंग। पैसा है तो आप घर बना लेंगे, पैसा है तो आप किसी को मुलाजिम रख लेंगे, या इस तरह से। अगर आपकी तन्हाई है तो वो भी खत्म हो सकती है पैसे के साथ। तो अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं तो फिर आप ये शायद ये फील करेंगे कि अच्छा यही बात सही हो रही है कि पैसा ही असल में मैटर करता है। आपके पास सिर्फ पैसा मौजूद है तो आप बाकी जो हैप्पीनेस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए वो सारे के सारे ला सकते हैं, ठीक। और फिर अगली थ्योरी ये है कि टू मच मनी ब्रिंग्स प्रॉब्लम। वो कैसे, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो फिर भले आपने फैमिली डेवलप कर ली हो, भले आपके पास कोई साथी रफीक वो आ गए हों, लेकिन फिर आपस में झगड़े होंगे, वो आपसे स्नेच करने की कोशिश करेंगे, वो आपको करके वो पैसे लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर भी मसला बन जाएगा। अब जितनी यहाँ पे थ्योरीज लिखी हैं वो सारी हमें सेंसिबल लगती हैं, सब की कोई ना कोई लॉजिक है जो हमें बज़ाहिर ऐसा फील होता है कि ये लॉजिक सेंस बनाती है। असल में इनमें से कौन सी थ्योरी वैलिड है, हर एक की इम्प्लीकेशन डिफरेंट होगी ना। अगर मसलन हम पहली थ्योरी पे जाएं तो हम ये कहेंगे चलो पैसे ले लो, बहुत सारे पैसे हासिल करो ताकि आप लोग खुश हो जाओ। अगर हम किसी और थ्योरी पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इस थ्योरी पे जाते हैं कि अच्छा मनी अलॉन्ग विद अदर मटेरियल थिंग्स ब्रिंग हैप्पीनेस, तो फिर हम ये करेंगे अच्छा भाई ये बाकी फैक्टर कौन कौन से हैं, छोड़ो पैसे को ये लगते हैं तो तब भी वो फैक्टर खरीद लो जिनसे हम हैप्पी हो सकें, ठीक। तो अब ये एक ऐसा 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 प्रॉब्लम है जिसमें हर थ्योरी की अलग से इम्प्लीकेशन है, हर थ्योरी की इम्प्लीकेशन बिल्कुल अलग है। इंसान को क्या करना चाहिए, इससे अलग मैसेज मिलता है, लेकिन यहाँ पे डिसाइड कैसे हो कि इनमें से कौन सी थ्योरी है जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। तो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगा, वो हमें हेल्प करेगा, तो फिर हम उसके बाद वहां से आगे चल सकेंगे। अगर हम सिर्फ वो वर्ड्स की बात करें और इसी तरह थ्योरीज की बात करें तो थ्योरीज सिर्फ वो तकरीरें हैं, वर्ड्स हैं जिनका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसका मैं आपको एग्जांपल दूं जो इस वक्त रियल वर्ल्ड में हो रहा है, पाकिस्तान में स्पेशली। अभी आप लोगों ने लास्ट मंथ सुना होगा कि पाकिस्तान ने शरह सूद बढ़ाई। अच्छा, उसकी रीजन क्या थी, वो कहते हैं भाई जब शरह सूद बढ़ाते हैं तो लोग अपने पैसे पॉकेट से निकाल के बैंक में रखेंगे ताकि उसको ऊपर रिटर्न पाए। जब वो पैसे पॉकेट में कम हो जाएंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी और प्राइसेस कम हो जाएंगी।
आपके बजाय हमें ये बात सेंसिबल लगती है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आपने इन्फ्लेशन कम करना है तो आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। अच्छा, अब इसके अपोजिट ये हो सकता है कि लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो वो पैसे बैंक से बारो करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उनकी कास्ट बढ़ जाएगी, और कास्ट बढ़ेगी तो फिर वो चीजें महंगी बेचेंगे, तो इसलिए उससे ज्यादा महंगाई होगी। अब अगर हम ये थ्योरी ले लें तो इसकी जो इम्प्लीकेशन है वो बिल्कुल अपोजिट हो गई। एक की इम्प्लीकेशन थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लेकिन अगर ये दूसरी थ्योरी पे चले जाएं तो यहाँ से ये इम्प्लीकेशन होगी कि भाई अगर आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इंटरेस्ट रेट को कम करो। ठीक है। तीसरी थ्योरी ये भी पॉसिबल है कि भाई ये जो इंक्रीजिंग इफेक्ट है, डिक्रीजिंग इफेक्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और देयर इज नो नेट इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑन प्राइसेस। तो इसकी इम्प्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। इससे पता चलेगा कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब ये जो कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज है इनमें से डिसाइड कैसे किया जाए, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्वांटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, और वो हमें बतलाती है कि ये जो कन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज है इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा रियलिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम ये है कि जब हम मैथमेटिक्स पे ओवर डिपेंडेंस स्टार्ट कर देते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम जनरेट होते हैं। ये अगर आप थोड़ा सा सोशल साइंसेज की डेवलपमेंट की हिस्ट्री में जाएं तो ये 1600 अप टू 1800 का जो जमाना था ना, इसमें वेस्ट में दो किस्म के लोग थे इन्फ्लुएंशियल। एक थे उनके पोप रिलीजियस लीडर्स और दूसरे थे साइंटिस्ट। अब वो जो रिलीजियस लीडर थे, एक तो उनके पास बुक तो मौजूद थी लेकिन बुक डिस्टॉर्टेड थी, बुक म्यूटिलेटेड थी, जिसको उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज किया हुआ था, और उसके साथ साथ उन्होंने करप्शन शुरू कर दी। अगर आप लोग $100 पे करेंगे तो आपके 1 साल के गुनाह माफ, और अगर आप $2 पे $200 पे करेंगे तो 2 साल के गुनाह माफ, और $1000 पे लाइफ टाइम माफ हो जाएंगे। इस तरह की करप्शन उन्होंने स्टार्ट की। दूसरी तरफ से साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट उस वक्त जो बात कर रहे थे वो तकरीबन रेप्लिकेट होती जा रही थी, रियलिटी उसको इंडोर्स करती जा रही थी, और उसके साथ साथ वो लोग निस्बतन कम करप्ट थे। इसका नेचुरल कंक्लूजन ये निकला कि लोगों ने साइंस को फेवर करना शुरू कर दिया अगेंस्ट रिलीजन। आखिरकार जो साइंस है वो विन कर गई और रिलीजन जो है वो हारता गया। अब जब साइंसेज के साथ ये हुआ तो सोशल साइंसेज ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि चलें, जैसे बाल को आप दीवार पे मारे तो वापस आता है, ये एक लॉ है, और आप इसको 1000 टाइम रिपीट करें, इट विल बिहेव इन द सेम वे। तो इसी तरह से इंसान का बिहेवियर भी जो लॉज का पाबंद है, तो वो लॉज आप डिटरमिन कर लें, बस ये हो गया। लेकिन ये आइडिया भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, हुआ क्या, जैसे मैंने ये बाल की एग्जांपल दी, अगर आप बाल को स्काई की तरफ थ्रो करें, छत पे मारे तो वापस आएगा, आपको 1000 टाइम रिपीट करें तो हर दफा वापस आएगा, और कोई इसके अंदर आपको शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, कोई तीसरा बिहेवियर नहीं हो सकता, राइट। इंसानों के ऊपर जब आप इस तरह से एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होता है। मतलब आप अपने छोटे भाई को अगर 100 रुपया दे दें आज, तो हो सकता है वो चॉकलेट खाए, कल आपने 100 रुपया दिया तो वो इजी लोड करवाएगा, परसों आपने दिया तो वो कुछ और किसी काम में लगाएगा। हर दफा इंसान का बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, एक्शन रिमेन सेम, रिएक्शन उसका हर वक्त चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक लॉज थे वो शायद अपनी इतनी एक्यूरेसी के साथ सोशल साइंसेस पे वैलिड नहीं होते। जी। तो इसकी आप इम्प्लीकेशन भी देखते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं कि साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि यहाँ से लोग मार्स को हिट करना स्टार्ट करते हैं। मार्स इज अ ग्राउंड लाइक अर्थ, उसके ऊपर बेशुमार स्ट्रक्चर्स हैं, और वहां पे सपोज किसी डेजर्ट के अंदर टारगेट किया है एक स्पेसिफिक पॉइंट को, आपका रॉकेट यहाँ से ट्रेवल करेगा और 3-4 सालों में जाके मार्स पे पहुंचेगा और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लैंड करेगा जिस पॉइंट पे आपने टारगेट किया है। तो इतनी एक्यूरेसी है नेचुरल साइंसेज में। जबकि इसके अगेंस्ट आप लोग अगर
सोशल साइंसेज को देखें, यहाँ पे तो एक्यूरेसी की बात ही कोई नहीं है। आप लोगों ने देखा जी, बड़े बड़े क्राइसिस आए और वो कहीं पे कोई प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं हुई। ये 2007-8 में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उससे पहले किसी साइंटिस्ट ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने बताया नहीं कि ये आ सकता है। तो उसकी वजह ये नहीं कि साइंटिस्ट जो है वो उसमें यानी साइंटिस्ट नालायक थे। उसकी वजह ये है कि इनहेरेंट डिफिकल्टी है, इंसान का जो बिहेवियर है, ये उस तरह लगे बंदे कवानीन का पाबंद नहीं है जिस तरह से नेचुरल साइंसेज में ऑब्जेक्ट्स लगे बंदे कवानीन के पाबंद होते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आया कि भाई जो जब लॉज को आपने यानी आपने ये समझा कि सोशल साइंसेज में सोशल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये भी लॉज के पाबंद होंगे, तो वो लॉज इस तरह से एप्लीकेबल नहीं है, उनमें प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात ये हुई कि जब हमने साइंस को छोड़ रिलीजन को छोड़ के साइंस को अडॉप्ट कर लिया, तो उसमें फिर जो जब हमने साइंस को छोड़ के सॉरी रिलीजन को छोड़ के साइंस को अडॉप्ट कर लिया, तो वहां पे जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो मिस हो गया। दुनिया में तो यही हुआ ना, उन्होंने कहा कि रिलीजन इज ए प्राइवेट मैटर। जब वो प्राइवेट मैटर है, आप प्रैक्टिस करें या ना करें तो आपकी अपनी मर्जी है, राइट। अब मुझे ये बताएं, रिलीजन को छोड़ने के बाद लाइफ की मोटिवेशन क्या है, किस मकसद के लिए इंसान जो है वो फिर खाना पीना या बाकी जो लाइफ की एक्टिविटीज है वो आखिर किस मकसद के लिए है। तो ये यहाँ पे इसका कोई आंसर लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो वो लोग जो साइंस के प्रोपोनेंट थे, जिन्होंने साइंस को एडवोकेसी की, उन्होंने कहा कि चलिए हम डिजाइन कर लेते हैं जी, एक पर्पस डिजाइन कर लेते हैं। वो पर्पस हो गया यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। अब ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मुख्तलिफ यूटिलिटी क्या है, अपने आप का ध्यान रखें, अपनी खुशी के लिए काम करें, वो एक्शन करें आप लोग जिससे आप खुद खुश हो सकें। जैसे यानी अब मकसद क्या है जिंदगी का, मकसद ये है कि अपने आप को खुश रखें। अब ये अगर यही मकसद है तो फिर तो इंसान जो इतने बड़े दिमाग वाला है और कैपेबिलिटीज वाला है वो, और एक आम जानवर, इन दोनों में कम से कम मकसद के हिसाब से कोई फर्क नहीं बचता। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूँगा माजरत के साथ। हमारे पास टोटल 7 मिनट से कम रहते हैं, तो आपका चूंकि नेक्स्ट एक और सेशन, जी एक और नेक्स्ट सेशन भी आपका होना है, तो इसमें 2 से 3 मिनट में आप समराइज करें, फिर 2-3 मिनट में क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। थैंक यू। ओके, अच्छा, अब जब ये हुआ कि आपने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को मकसद ऑफ लाइफ बना लिया, तो उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका इंसान के पास सोल्यूशन नहीं है। आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। मेरी आवाज, हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? डॉक्टर साहब आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। सर वो सर क्या का नेट सोल्यूशन का होगा? आई मसला डोंट, होगा, नेट का मसला है सर का। अच्छा सॉरी, इसका मुझे सोल्यूशन पता नहीं कैसे हो जी सकेगा। सर आ रही आवाज आ रही है, अभी आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपने मिस कर लिया, तो उसके बाद क्या है जी, यूटिलिटी इज नाउ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर मैं कमरे में बैठा हूँ और मेरे सामने एक सोने की अंगूठी पड़ी है और कोई देखने वाला नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो क्या मुझे ये पिक कर लेना चाहिए? अब जो थ्योरी लोगों ने डिजाइन की, यूटिलिटी थ्योरी, वो कहती है कि भाई इससे मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, मैं इसकी बेस पे खा पी सकूंगा, कुछ और परचेज कर सकूंगा, जो चाहूंगा कर सकूंगा, तो मुझे अंगूठी पिक कर लेनी चाहिए। लेकिन वही जो इस थ्योरी के प्रोपोनेंट है वो कहते हैं नहीं जी ये नहीं करना चाहिए। अब वो क्यों कहते हैं नहीं करना चाहिए? इसलिए कि अगर इस तरह से कहेंगे तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी हर्ट होती है, तो सोल्यूशन उनके पास कोई भी नहीं है। तो मकसद ये कि मैथमेटिक्स is helpful in deciding the right theory out of many theories, लेकिन जब मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट स्टार्ट हो गई, हर चीज के लिए लॉज बना लिए और हर चीज को आपने ये समझा कि मैकेनिकल स्टाइल में हो सकती है, तो
अब वो फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं जिनका हमारे पास सोल्यूशन मौजूद नहीं होता। मतलब ये कि एट द एंड हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, एट द एंड ये है कि मैथमेटिक्स कैन हेल्प, लेकिन हमें इसकी लिमिट्स को समझना होगा, ये कहाँ तक हमें हेल्प कर सकता है और कहाँ से हेल्प करने के बजाय हमें मिसलीड करता है। हमें वो लिमिट्स का अंदाजा करना होगा। अगर हम उन लिमिट्स का अंदाजा कर लेंगे तो फिर ये बहुत यूजफुल चीज़ है। अगर हम उन लिमिट्स का अंदाजा नहीं कर सकते तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, ये उसी तरह से हमें मिसलीड करता रहेगा। जैसे 2006-7 में ये था कि भाई अब इकोनॉमीज फेल हो ही नहीं सकती और साथ में फेल हो गई वो, ठीक। तो ये मिसलीड करता रहेगा और इससे एक और कंक्लूजन ये निकलता है कि विदाउट द डिवाइन विजडम यू कैन नॉट propose the solution to problems। जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दी, अगर मैं कमरे में हूँ और मेरे सामने सोने की ईंट पड़ी है तो मैं वो कुछ चोरी ना करूँ, सिर्फ डिवाइन विजडम है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है। मैथमेटिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हमदानी साहब का जिन्होंने और ये डॉक्टर इलियास साहब का कि जिन्होंने मुझे इस सेशन के लिए इनवाइट किया और मुझे अपनी थॉट शेयर करने का मौका दिया। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर निसार हमदानी साहब का। अभी 1 से 2 मिनट, हमारे पास 3 मिनट हैं, तो इसमें अगर कोई सवाल पूछना चाहें। और दूसरी बात यह है कि एक और सेशन भी होगा जिसमें डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब और डॉक्टर निसार हमदानी साहब होंगे, लेकिन ये कि वो 1 या 2 वीक के बाद ही होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जिन ऑडियंस को है वो वहाँ पर भी आप सेव करके रख सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। वो सेशन में थोड़ा ज़्यादा हम क्वेश्चन आंसर का करेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर आवाज हो तो प्लीज। आवाज नहीं आ रही सर। डॉक्टर साहब, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर ने कहा कि बीन को जो है आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। कोई सवाल हेलो। है किसी ऑडियंस का तो प्लीज। जी सर, सवाल है। हमने कहा कि जो ना ये दीन जो है इस्लाम, वो कुछ बंदे ने कहा कि ये प्राइवेट जगह है और हमारी साइंस वो इसका अलग है सिस्टम इकोनॉमिक में। तो हम इसको तो मॉडलिंग अगर करें तो सर इसको स्टार्टिंग से हम पहले इस्लाम का दीन सिखाया जाए, उसके बाद ये साइंस वगैरह सिखाया जाए तो अच्छा नहीं होगा सर? जी डॉक्टर निसार हमदानी साहब प्लीज कमेंट करना चाहेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में हमदानी साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं जो मुझे भी आवाज़ साफ नहीं आई है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड उसकी बेस पे मैं ये कहना चाहूँगा, यस मैथमेटिक्स कैन हेल्प, लेकिन इसको डिवाइन विजडम से बिल्कुल सेपरेट करके जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली कंसीडर करना पड़ता है, अदरवाइज ना तो सिर्फ डिवाइन ये मैथमेटिक्स आपको तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं दे सकता, और डिवाइन विजडम को भी जब आपने प्रूव करना है उन लोगों के लिए जो आपके फेथ के नहीं है, तो आपको ये मैथमेटिक्स और इसके का सहारा लेना है, तब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दीज टू विल वर्क इन कंजंक्शन विद ईच अदर। थैंक यू सर। अब मजीद जो है वो सवालात के लिए टाइम नहीं है। हेलो, तो मैं माजरत चाहता हूँ। अब मैं इस सेशन का इख्तितामी उसके लिए डॉक्टर शाहीन अब्बास साहिबा, डायरेक्टर मैथमेटिकल साइंस रिसर्च सेंटर से गुजारिश करूंगा कि आप कंक्लूड कर लीजिएगा इस सेशन को। आवाज बिल्कुल नहीं है डॉक्टर शाहीन अब्बास साहिबा। थैंक यू डॉक्टर इलियास, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इलियास। मैथमेटिकल साइंस रिसर्च सेंटर लैम्डा लैब की टीम की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों गेस्ट स्पीकर की। डॉक्टर निसार हमदानी साहब ने डिवाइन इकोनॉमिक्स के हवाले से बहुत इंफॉर्मेटिव हमें इंफॉर्मेशन दी और एक आइडिया, एक नज़रिया, एक थ्योरी हमें हमारे जहन में दी कि बीइंग अ मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिक्स के या मैथमेटिकल मॉडलिंग के हवाले से हम किस तरह से इसे लिंकअप कर सकते हैं। और हमारे दूसरे रिस्पेक्टेबल गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैथमेटिक्स और डिवाइन इकोनॉमिक्स को लिंक करने की कोशिश की। जहाँ तक मैथमेटिशियन या उसके होने के नाते मुझे ये समझ में आया
नेक्स्ट जो अगली नशिश उस पे रखेंगे तो उसमें मजीद हमारे डॉक्टर निसार हमदानी साहब ने जो